कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ है तय वो क्या कहता है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि जो एलजेपी है उसकी सीटों को बीजेपी कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटें बीजेपी देने को तैयार है, लेकिन इस बीच चाचा का जो खेल है वो बिगड़ता नजर आता है। भतीजे ने चाचा का जो पत्ता है वो पूरी तरह से काट दिया है। चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं चाचा पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दी गई है। उनके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें एक तरह से जो पशुपतिनाथ है इनको राज्यपाल बनाकर एक खुश करने की कोशिश की जाए, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का जो प्रस्ताव है वो अगर उनको दिया जाता है तो क्या मंजूर होगा, सवाल ये भी है। इसी के साथ बेटे प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है पशुपति पारस को, जिनको एक भी सीट नहीं दी जा रही है। यानी वो पशुपति पारस जो रामविलास के बाद सोचते थे कि हम पार्टी को इंटैक्ट करेंगे, वैसा भी नहीं हो पाया और उनका खुद का समीकरण भी बिगड़ता नजर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई बिहार की। बिहार की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है और बिहार की राजनीति में तमाम समीकरणों को बीजेपी ने समेट भी लिया है। लेकिन सीटें कौन कौन सी हैं जो चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं, उसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, वैशाली है और नवादा है। सबसे दिलचस्प सीट हाजीपुर थी और हाजीपुर की सीट को लेकर ही ये कहा जा रहा था कि आगे पीछे की स्ट्रैटेजी हो रही थी। पूरी अगर बिहार में देखें तो 6% पारस है, लेकिन अपनी एक अच्छी होल्डिंग रखते हैं इन सीटों को लेकर के, और इसीलिए माना जाता है जो पासवान है वो एक बड़ा फैक्टर होते हैं, भले ही संख्या में 6% होते हो। इसीलिए बीजेपी ने 5 सीटों के साथ चिराग पासवान को सीधे सीधे खुश करने की कोशिश की है। और ये बात चिराग पासवान ने आज खुद कही। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय होने के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार 1 सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो 5 सीटें मिलना तय है। अब बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी, बाकी जो दल है वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो कैसे तय हुआ है बिहार के लिए, चलिए जरा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू 16 पर, एलजेपी 5 सीटों पर, एचएम 1 पर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, और इसी के साथ आरएलएम 1 सीट इनको भी दी गई है। यानी यहाँ पर कहीं भी पशुपति पारस का नाम नहीं आता है, उनको एक भी सीट नहीं दी गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चाचा का खेल है वो भतीजे ने बिगाड़ दिया है। ये है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय हो चुका है। अब बस लिस्ट आना बाकी है। उस लिस्ट में जो 5 जगह है जो पासवान ने मांगी थी, चिराग पासवान ने, उसमें किनको उतारा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगला ग्राफिक्स अगर हम प्ले कर लें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है ये कितना अहम हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई राजनीति की। एक और राजनीति गर्म होती नजर आती है उस मुद्दे पर जो लगातार इस वक्त सभी की जुबान पर है, और वो है मुद्दा सीएए का। सीए को लेकर के आखिर किस तरह से बौखलाहट नजर आती है, वो बयान नजर आते हैं, चाहे केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, हर किसी के बयान में सिर्फ और सिर्फ विरोध के सुर बुलंद होते हैं। लेकिन आखिर क्या ये कहें सीए पर ये पाक प्रपंच मचाने की कोशिशें हो रही हैं, सिर्फ हो हल्ला करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये हो हल्ला हुआ कैसे है देखिए जरा इसमें। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है, सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये कानून का पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। लेकिन राज्यों को तो हम लोग को नहीं रहेगा ना, किसी के लिए डरने का बात कोई नहीं है। लेकिन जो हो रहा है अनएथिकल, इल्लीगल,
आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे माइनॉरिटी को कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। तो चलिए जरा एक बार फिर से आपको वो चेहरे दिखा देती हूं जिनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम है कि हम तो सीए लागू नहीं होने देंगे। भाई लागू हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। ममता बनर्जी तो पहले दिन से ही रो रही थी। ममता बनर्जी क्या कह रही है? हिंदू मुस्लिमों में दरार पैदा करने की कोशिश है सीए के जरिए। अब इसके बाद ये वो क्या कह रही है, जो जयराम रमेश है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो ध्रुवीकरण की कोशिश है। इसी के साथ आप ये देखिए, जो ओवैसी है वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक इसमें बताया गया है, यानी मुसलमानों को सीधे सीधे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये कि मुसलमानों का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, किसको चुनकर के निशाना बनाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं सीएए से 1947 से बड़ा पलायन होगा। समझिए आप भड़का कैसे रहे ये लोगों को। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है, वो ये कि कैसे भड़काओ, राज करो। इसके बाद क्या कहते हैं केजरीवाल? बीजेपी पाकिस्तानियों को घुसाना चाहती है। वो कहते हैं आपके पड़ोस में हो सकता है कल को कोई पाकिस्तानी रह रहा हो, नौकरी छीनने जा रही है, इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर ये किया क्यों जा रहा है? क्या ये कहें कि वो धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिशें की जा रही है, उस तरह की बातें की जा रही है? अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? सीएए को लेकर के जो धर्म का कांटा है, इसके जरिए वोट बटोरने की कोशिश है। केजरीवाल को अपने वोट के खिसकने का सीधा डर सताता है। तो देश के लोगों को डराने की मंशा इनके बयानों में नजर आती है। वोट बैंक बचाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिशें हर दिन हो रही हैं। तो हिंदू और सिखों के अपमान की राह क्या पकड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल? जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना नया एक वोट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये वो दिखाता है मानसिकता जो आगे बढ़ रहा है उस एक तरह से कहें कि डर के साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरा ग्राफिक्स अगर हम चला लें तो ये देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर ये चुनावों के पहले इस तरीके की बातों को उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे टाइमलाइन पे ही यहाँ पे सवाल खड़े कर दिए गए। कहा गया कि ये सोची समझी समय है और इसीलिए ये शुरू किया गया है। चुनावों से पहले सीएए से बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है, और इसको लेकर के लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया जा रहा है। गैर मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ मजबूत होगी, ये कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ आएंगे हिंदू और सिख बहुत, ये है विपक्ष की वो बेचैनी जिससे वो परेशान है। सीए से विपक्ष को वोट खिसकता क्यों नजर आ रहा है? अब आपको समझ में आया पूरी क्रोनोलॉजी। विपक्ष को चुनाव में नुकसान हो सकता है, विपक्ष को बहुत सीधे तरीके से पता है, इसीलिए वो एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। नुकसान के डर से विपक्ष लगातार विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। विपक्ष के लोगों को गुमराह करने की हर दिन कोशिश हो रही है, कभी कागज दिखाने के नाम पर, कभी लोगों को एक तरह से ये कहने के नाम पर कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी है। मैं ये बता रही हूं, जो विपक्षी पार्टियां कर रही है ये सिर्फ हवाबाजी है, लोगों के मन में भ्रम और संदेह पैदा करने की। लेकिन कैसे बीजेपी भी हर दिन पलटवार कर रही है, जवाब दे रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने चुनाव की हवा बदल कर रख दी। जो विपक्ष कल तक प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले की हुंकार भर रहा था, देश में सीएए लागू होने के बाद उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि दशकों से पेंडिंग पड़े कानून के लागू होने पर खुशी मनाए या दुखी हो। जाहिर है चुनाव करीब है और बीजेपी ने सीएए लागू किया तो उसका विरोध तो होना ही है। लेकिन विपक्ष के विरोध का तरीका अजीबोगरीब है। कोई इसे राज्य में नहीं लागू होने की बात कह रहा है तो कोई इसे पाकिस्तान का नाम लेकर भड़काने की चाल चल रहा है। जरा सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। केजरीवाल सीएए को सबसे बड़े पलायन का जरिया मान रहे हैं।
उनका कहना है कि इससे देश के लोगों को नुकसान होगा। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी आएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि जिन लोगों को नागरिकता मिल रही है वो पिछले 10 सालों से भारत में ही रह रहे हैं। ये कानून सिर्फ उन्हें नागरिकता दे रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को बेतुका बताया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध की खिलाफत करते हैं। उन्होंने कभी मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं। भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए पर अरविंद केजरीवाल के अलावा ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, पी विजयन और असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता लोगों को डराने में जुटे हैं। ममता तो सीएए लागू होने से मतुआ समुदाय के वोट बैंक से नुकसान झेलने का डर है, तो ओवैसी अपनी मुसलमानों वाली ढपली बजा रहे हैं। अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान। 1947 से पहले ये देश एक ही था, लेकिन जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो मारकाट मच गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। जो पाकिस्तान में रह गए उनका धार्मिक उत्पीड़न शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए भारत में ही शरण ली। ये सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ही है। इन शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर के कई बार आवाज उठी, कई बार मसौदे तैयार किए गए, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का काम मोदी सरकार ने किया। ऐसे में सवाल ये है कि इन शरणार्थियों को नागरिकता देना गलत कैसे? क्या राजनीतिक दल जानबूझकर लोकसभा चुनाव की वजह से विरोध कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।